Assalamu alaikum dear students, welcome to the Smart Education YouTube channel। MDK 2025 केमिस्ट्री सीरीज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि इस चैप्टर में जहाँ तो न्यूमेरिकल के हिसाब से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, यहाँ तो केसी का यूनिट्स पूछा जाता है, यहाँ लीचिटलर प्रिंसिपल हो गया, यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट हो गया। तो इसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो टोटल के टोटल हम क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले अराइज होता है कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो टाइप के हम डिस्कस करते हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहां पे जो हम डिस्कस करेंगे वो डायनामिक इक्विलिब्रियम को समझेंगे, लेकिन ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। वो फिजिकल भी हो सकता है, वो केमिकल भी हो सकता है। वो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो हमारे पास होगा वो आयनिक भी हो सकता है, वो हमारे पास केमिकल भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम हम किसको कहते हैं। इक्विलिब्रियम एक हमारे पास स्टेज ऑफ सिस्टम में, क्या एक स्टेज ऑफ सिस्टम, जिस स्टेज ऑफ सिस्टम में इन विच द मेजरेबल प्रॉपर्टीज, मतलब कि एक ऐसी स्टेज ऑफ सिस्टम जिस सिस्टम की स्टेज में आप वो प्रॉपर्टीज जो मेजर्ड कर सकते हैं, अगर वो ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज अगर बिकम कांस्टेंट्स हो जाए, चेंज ना हो, तो आप उस स्टेज ऑफ सिस्टम को नाम देते हैं किसका, इक्विलिब्रियम स्टेज का नाम देते हैं। अब कौन सी होती हैं, लाइक हमारे पास टेम्परेचर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, कंसंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, या वॉल्यूम हो गया, या हमारे पास जो है वो कलर हो गया। अगर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो गई, उस स्टेज को, उस सिस्टम को हम नाम देते हैं कि दिस सिस्टम इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सिस्टम कहलाता है। वो हमारे पास इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है। अब ये जो हमारे पास चेंजिंग्स होती है, जिस चेंजिंग्स में वन सबस्टेंस तो अनदर सबस्टेंस में कन्वर्ट होता है, ये दो टाइप की चेंजिंग्स होती है कि को हम नाम देते किसका, एज रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाता है। और एक हमारे पास जो होता है जिसको हम नाम दे किसका, एज इरिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाता है। पॉइंट्स को समझते चलना। ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है, एक ऐसा रिएक्शंस, द रिएक्शंस, कौन सा, कि द रिएक्शन इन विच, जिस रिएक्शंस में क्या होता है कि बोथ डायरेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, दोनों के दोनों डायरेक्शंस एग्जिस्ट करें। तो कौन से डायरेक्शंस, जब आप एक रिएक्टेंट को कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में, तो वो डायरेक्शंस कहलाता है फॉरवर्ड डायरेक्शंस, वो कहलाता है फॉरवर्ड डायरेक्शंस। जिस डायरेक्शंस में रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में, जब उस प्रोडक्ट को कन्वर्ट करें किसमें, रिएक्टेंट में, तो वो हमारे पास कहलाता है बैकवर्ड डायरेक्शंस कहलाता है। कौन सा, बैकवर्ड डायरेक्शंस कहलाएगा, वो हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शंस कहलाएगा। तो ऐसा रिएक्शंस जिस रिएक्शंस में दोनों डायरेक्शंस एग्जिस्ट करें, मतलब कि एक आइसक्रीम है, तो आप उस आइसक्रीम को खा रहे हैं, कि अगर आपका मूड हो गया कि हमें आइसक्रीम नहीं खानी, हमें आइसक्रीम का जूस हम यूज करते हैं, आप थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, उसको हीट देंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका जूस बन जाएगा। फिर आपका मूड हो रहा है कि नहीं हमें आइसक्रीम ही खानी है, हमें वो गिलास ऑफ जो जूस है वो नहीं पीना, लिक्विड्स नहीं पीना, तो आप दोबारा उसको टेम्परेचर कम करेंगे, फ्रिज में जाकर रखेंगे, फ्रीज करेंगे, तो वो दोबारा क्या होता है कि आइसक्रीम बन जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शंस। आप उसको नाम देते किसका, रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, द रिएक्शंस, एक हमारे पास ऐसे रिएक्शंस इन विच, जिसमें क्या होता है कि ओनली
वन डायरेक्शंस होता है, सिर्फ एक डायरेक्शंस हो, आप ऐसे रिएक्शंस को नाम देंगे किसका, एज इरिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। सिर्फ एक डायरेक्शंस कौन सा, कि जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट में। मतलब आपने अंडा लिया, उस अंडे में से आपने उसको तोड़ा, उसमें से लिक्विड्स निकाला बॉयल करने के लिए। जैसे वो लिक्विड्स निकाला कि अब आपका मूड चेंज हो गया कि ये हमने क्या कर दिया, इस अंडे में से एक जो ये मुर्गी बनती, वो उस मुर्गी में से पता नहीं क्या क्या हो जाता। जैसे इमरान खान ने सोचा था कि आप मुर्गियां लें तो बिजनेस करें, वो आपका ये दिमाग हो गया कि हम इसमें बिजनेस करेंगे, ज्यादा मुर्गियां आ जाएगी। तो क्या आप उस लिक्विड्स को दोबारा उस अंडे के अंदर डाल के दोबारा मुर्गी बना सकते हैं क्या? इट इज नॉट पॉसिबल कि उस चीज को दोबारा आप अपने उसी फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। दिस इज कॉल्ड द इरिवर्सिबल रिएक्शंस, कि एक ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शंस में सिर्फ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट ना हो, आप ऐसे रिएक्शंस को नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शंस अनकंप्लीट रिएक्शंस होते हैं, अनकंप्लीट रिएक्शंस होते हैं, कभी भी खत्म नहीं होते। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं ये कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं, ये कंप्लीशंस होता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है, दोबारा वो वापस नहीं आता, वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है। आप ऐसे रिएक्शंस को नाम देते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं, जिन रिएक्शंस को आप एक सिंगल एरो के साथ शो करते हैं, सिंगल एरो के साथ क्या करते हैं, इनको आप शो करते हैं, वो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। जिन रिएक्शंस को आप एक डबल एरो के साथ शो करवाते हैं, आप उन रिएक्शंस को नाम देते किसका, रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। ये रिएक्शंस बिल्कुल क्या होते हैं कि स्लो रिएक्शंस होते हैं। ये रिएक्शन जो होते हैं वो काफी ज्यादा क्या होते हैं कि फास्ट रिएक्शंस होते हैं। इनका जो रेट होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है, इनका जो रेट होता है वो क्या होता है कि बिल्कुल हमारे पास स्लो होता है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होते हैं। कैसे पता चले कि कौन से रिएक्शन रिवर्सिबल, कौन से रिएक्शन इरिवर्सिबल? सबसे पहले आप एक एरो से पहचानेंगे। एरो डबल होगा तो रिवर्सिबल है। अगर हमारे पास डबल एरो है तो आप उसको नाम देंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस का। अगर एरो सिंगल है तो आप उसको नाम देंगे किसका, इरिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देंगे, सिंगल एरो वाले। जो हमारे पास आयोनिक रिएक्शंस होते हैं, आयोनिक रिएक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। जो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं, वो भी सारे के सारे इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, यानी एसिड बेस जो रिएक्शंस होते हैं। जब आप एसिड बेस का रिएक्शंस करवाते हैं, जो रिएक्शंस हमारे पास कंबशन रिएक्शंस होते हैं, कंबशन रिएक्शंस होते हैं, मतलब जिनके प्रोडक्ट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो रिएक्शंस हमारे पास इरिवर्सिबल होते हैं। बाकी रिएक्शंस को आप नाम देते किसका, रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम देते हैं। उसके बाद इनसे कुछ पूछा जाता है, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस है, इस रिएक्शंस में भी दो डायरेक्शंस हैं, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन से, एक बैकवर्ड डायरेक्शन से। इन दोनों में क्या फर्क है? फॉरवर्ड डायरेक्शन से ऐसा डायरेक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, और बैकवर्ड डायरेक्शन से ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट कन्वर्ट्स हो किसमें, रिएक्टेंट में। पॉइंट्स को समझे, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो फॉरवर्ड, अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में तो बैकवर्ड। जो इनिशियल स्टेज होती है ना, उस इनिशियल स्टेज में फॉरवर्ड डायरेक्शन से फास्ट होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है कि स्लो होता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में रिएक्टेंट के पास क्वांटिटी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट जीरो होते हैं, तो उस वजह से फॉरवर्ड ज्यादा होगा, बैकवर्ड क्या होगा, कम होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। माना जब आप जैसे रिएक्शन शुरू करेंगे तो जो फॉरवर्ड होगा वो स्लो होता जाएगा, जो बैकवर्ड होगा वो क्या होता जाएगा, फास्ट होता जाएगा। ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो। अब डिस्कस करते हैं, ये पॉइंट्स आप नोट कर देना कि ये जो इक्विलिब्रियम हमारे पास होता है, कौन सा इक्विलिब्रियम,
ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, माना कोवेलेंट इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं या आयनिक इक्विलिब्रियम के, या कोई भी आप बस बात करें इक्विलिब्रियम की। ये इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है। एक इक्विलिब्रियम को हम नाम देते किसका है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है। और एक हमारे पास इक्विलिब्रियम जो होता है वो होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहलाता है। मैं सारे एमसीक्यूज को क्लियर करवा दूंगा, बेफिक्र रहें, डोंट वरी, कोई भी एमसीक्यूज नहीं आपका रहेगा। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम इन विच, द इक्विलिब्रियम इन विच, जिस इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो द फेज ऑफ किसका, द इक्विलिब्रियम इन विच द फेज ऑफ, फेज मीन्स स्टेट, फेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन सेम। अगर वो हमारे पास रिमेन क्या है कि सेम फॉर्म में है, एक ही फॉर्म में है, आप ऐसे इक्विलिब्रियम को नाम देते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। कौन सा, जैसे कि आपने नाइट्रोजन को रिएक्शंस करवाया H2 के साथ, प्रोडक्ट्स बना क्या हमारे पास, सॉरी नाइट्रोजन का H2 गैस के साथ, तो यहाँ पे 3H2 हम लेते हैं, प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या बना, NH3 अमोनिया बना, ये भी गैस में, प्रोडक्ट्स भी गैस में होता है। यहाँ जैसे कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड को, आप कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है आप उसको रिएक्शंस करवाते हैं अल्कोहल के साथ, तो क्या बनता है इसमें से, यहाँ पे बनता है ईस्टर, ये ईस्टर की फॉर्मेशंस होती है, प्लस में H2O बनता है, वाटर बनता है, ये भी लिक्विड फॉर्म में, ये भी लिक्विड फॉर्म में, ये भी लिक्विड फॉर्म में, ये भी लिक्विड फॉर्म में। तो आप ऐसे इक्विलिब्रियम को नाम देते हैं किसका, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अगर ऐसा इक्विलिब्रियम, जिस इक्विलिब्रियम में द फेज ऑफ सब्सटेंस, द फेज ऑफ, जो हमारे पास फेज होता है किसका, सब्सटेंस का, वो हमारे पास चेंज हो, डिफरेंट हो, कि द फेज ऑफ सब्सटेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंट हो, हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का जो स्टेट है वो डिफरेंट हो। जैसे कि हमारे पास H2 को हम रिएक्शंस करवाते हैं I2 के साथ, तो क्या बनता है, 2HI बनता है, ये गैस है, ये सॉलिड है और ये सॉलिड है, डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को, सॉलिड फॉर्म में होता है, डिकम्पोज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों के दोनों डिफरेंट है, आप ऐसे इक्विलिब्रियम को नाम देंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। ये जो इक्विलिब्रियम होता है, एक हमारे पास होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है, एक हमारे पास होता है केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। दो टाइप के इक्विलिब्रियम्स होते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में ओनली क्या होता है कि जो स्टेट होती है वो चेंज होती है, सिर्फ स्टेट चेंज। फिजिकल इक्विलिब्रियम में जो कंपोजिशंस होती है, कंपोजिशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वो हमारे पास रिमेन क्या होती है कि कांस्टेंट होती है, सेम होती है, सिर्फ फेज चेंज हो जाए। मतलब जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, एक सॉलिड को कन्वर्ट्स करते हैं किस में, लिक्विड में कन्वर्ट्स करते हैं, या एक सॉलिड को आप कन्वर्ट्स करते हैं किस में, गैस में कन्वर्ट्स करते हैं, और गैस कन्वर्ट्स हो जाता है किस में, सॉलिड में। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट्स होता है तो आप उसको क्या नाम देते हैं कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट्स हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट्स कहलाता है, लिक्विड सॉलिड्स में कन्वर्ट्स होता है तो कंडेंसेशंस कहलाता है। तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट्स कर रहे हैं तो आप उसको नाम दें किसका, ये हमारे पास कहलाता है सब्लिमेशंस कहलाता है, सब्लिमेशंस कहलाता है। और गैस अगर सॉलिड में कन्वर्ट्स होता है तो वो कहलाता है डिपोजिशंस कहलाता है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम जिसमें जो हमारे पास कंपोजिशन से वो सेम है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, आप उसको नाम देते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। जैसे वेपर प्रेशर आपने पढ़ा है, वेपर प्रेशर इज द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है।
केमिकल इक्विलिब्रियम में कंपोजिशन के साथ साथ फेज भी भले चेंज होता है, फेज भले सेम हो, लेकिन कंपोजिशन हमेशा डिफरेंट हो जाएगी। कंपोजिशन क्या होगी? डिफरेंट। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया तो आपने जो प्रोडक्ट्स बना वो हमारे पास डिफरेंट बना, मतलब इसकी कंपोजिशन डिफरेंट, इसकी कंपोजिशन क्या है कि डिफरेंट है। आप ऐसे रिएक्शंस को नाम देते हैं किसका? एज ए केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, ये केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाते हैं। अब केमिकल इक्विलिब्रियम कोई जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को हम डिफरेंट डिस्क्राइब करते हैं। फिर मैं इसके पॉइंट्स पे आता हूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है। मतलब कि कंडीशंस फॉर द केमिकल इक्विलिब्रियम, वो कौन सी हमारे पास कंडीशंस हैं कि कंडीशंस में आप बताते हैं कि मतलब कंडीशंस फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए वो कौन सी कंडीशंस हैं जो लाजमी होनी चाहिए। सबसे पहली पॉइंट्स, जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है यानी जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो ओनली एग्जिस्ट करता है किसमें? एग्जिस्ट इन रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर, रिवर्सिबल रिएक्शंस में एग्जिस्ट करता है, बाकी किसी में भी एग्जिस्ट नहीं करता, एक रिवर्सिबल रिएक्शंस में एग्जिस्ट करता है। दूसरी पॉइंट्स, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम ओनली एग्जिस्ट करता है किसमें? क्लोज्ड कंटेनर में एग्जिस्ट करता है। जो क्लोज्ड क्या होता है कि कंटेनर होता है। अब क्वेश्चन होता है ऐसा क्यों? क्योंकि क्लोज्ड कंटेनर में जो टेम्परेचर होता है, जो प्रेशर होता है, जो वॉल्यूम होता है, जो कंसंट्रेशंस होती है वो चेंज नहीं होती। क्योंकि आप टेम्परेचर को, कंसंट्रेशंस को, प्रेशर को, वॉल्यूम को चेंज करेंगे ना तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा कि वो चेंज हो जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्योंकि ली चैटलर प्रिंसिपल के फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो यह सिर्फ क्लोज्ड कंटेनर में एग्जिस्ट करता है क्योंकि क्लोज कंटेनर में ये चीजें कांस्टेंट होती हैं, फिक्स होती हैं। अब डिफाइन करते हैं ये जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम में, इस केमिकल इक्विलिब्रियम की असल डेफिनेशंस क्या होती है, मतलब कि केमिकल इक्विलिब्रियम में किस चीज को कहूं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन जो होती है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शंस, जो फॉरवर्ड डायरेक्शंस होता है, एंड द रेट ऑफ, और जो हमारे पास द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शंस है, जो हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शंस होता है, दोनों का जब हमारे पास रेट जो है बैकवर्ड डायरेक्शंस टू बिकम इक्वल, जब हमारे पास क्या होगा कि इक्वल होगा, बराबर होगा, आप उसको नाम देते हैं किसका? एज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, वो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। मैंने यहां पे कहीं पे भी नहीं कहा कि द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन सेम, रिमेन कांस्टेंट। आप पॉइंट्स को समझें। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक ऐसी स्टेज ऑफ सिस्टम, जिस स्टेज ऑफ सिस्टम के ऊपर जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, कंसंट्रेशंस, कलर्स, वो कांस्टेंट हो जाए, सेम ना हो जाए। मैंने सेम नहीं कहा, मैंने कहा है कांस्टेंट, मतलब जहां पे वो चेंज ना हो। अगर वो चेंज हो रही है इट मीन्स के डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं है। भले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, भले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, लेकिन वो चेंज ना हो जाए। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फिक्स हो जाए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फिक्स हो जाए, दोनों की कंसंट्रेशन हमारे पास फिक्स हो गई, सेम ना हो गई। आप ऐसी स्टेज को नाम देते हैं किसका? एज अ केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, जिसमें ये जो हमारे पास दो ग्राफ होते हैं, एक ग्राफ हमारे पास जो होता है वो शो होता है कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, टाइम और कंसंट्रेशन का,
और एक हमारे पास टाइम इसमें जो तो एक डायरेक्शन ग्राफ जो बनता है वो टाइम के हिसाब से, एक ग्राफ जो बनता है वो कंसंट्रेशन के हिसाब से। ये हम टाइम के हिसाब से बनाते हैं। तो क्या होता है कि जब हमारे पास ये रिएक्टेंस कन्वर्ट्स हो रहा है प्रोडक्ट में, और ये प्रोडक्ट्स कन्वर्ट्स होगा किस में, रिएक्टेंट में, तो ये वाली पॉइंट्स जो ये टाइम है, इन दोनों का क्या हो रहा है कि बराबर हो रहा है। तो आप इसको नाम देंगे किसका, एज द डायनामिक इक्विलिब्रियम, लेकिन टाइम के हिसाब से दोनों के दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर आप कंसंट्रेशन के हिसाब से बात करेंगे तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट है। मतलब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये हम रखते हैं और ये हम रखते हैं, ये वाली पॉइंट्स है। यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, दोनों के सेम नहीं है लेकिन कांस्टेंट है। आप इसको नाम देते हैं किसका, डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से, जब आप ए को कंबाइंस करते हैं बी के साथ और प्रोडक्ट्स बनता है कौन सा, सी बनता है। इसका कोफिशिएंट स्मॉल ए, इसका कोफिशिएंट स्मॉल बी, इसका कोफिशिएंट स्मॉल सी। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। क्या, द रेट ऑफ, जो हमारे पास रेट होता है किसका, फॉरवर्ड डायरेक्शंस का, जो फॉरवर्ड डायरेक्शंस होता है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो एक एक्टिव मास जो होता है, कौन सा, एक्टिव मास जो होता है किसका, एक रिएक्टेंट का, उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शंस, एंड द रेट ऑफ, जो रेट होता है किसका, एक बैकवर्ड डायरेक्शंस का, जो हमारे पास बैकवर्ड क्या होता है कि डायरेक्शंस होता है, वो भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टू द एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट के साथ, जो एक्टिव मास होगा किसका, अब प्रोडक्ट्स का। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के साथ, एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट के साथ। लेकिन हमने कहा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम तब होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन टू बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन अपॉन में रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन से इज इक्वल्स, हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास होता है केसी के, और यहाँ पे प्रोडक्ट हम रखते हैं, ऊपर रखते हैं क्या, प्रोडक्ट, और नीचे हम क्या रखते हैं, रिएक्टेंट्स रखते हैं। क्या रखेंगे, रिएक्टेंट्स हम रखेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा एक्टिव मास। तो रेट ऑफ यहाँ पे दोनों को रख के, तो दोनों के हिसाब से हम कहते हैं कि केसी इज इक्वल्स प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट्स। ये हमारे पास क्या होता है कि फाइनल एक्सप्रेशन होता है किसका, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम का। अब सबको मैं डिफाइन करता हूं इन चीजों को। सबसे पहले हम डिफाइन करें कि एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास क्या होता है, द मास ऑफ सब्सटेंस। एक हमारे पास ऐसा मास ऑफ सब्सटेंस या द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, जो क्या करता है कि टेक पार्ट, हिस्सा लेता है किसमें, इन केमिकल रिएक्शंस के अंदर। आप उसको नाम देते हैं किसका, एज एक्टिव मास का नाम देते हैं। क्योंकि अगर रिएक्टेंट मेरे पास और ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे 80 ग्राम से, लेकिन प्रोडक्ट्स में सिर्फ कन्वर्ट्स हो रहा है तो वो 10 ग्राम कन्वर्ट्स हो रहा है। रिएक्टेंट मेरे पास 80 ग्राम्स था, लेकिन 80 में से सिर्फ 10 ग्राम्स प्रोडक्ट बना रहा है।
तो हमारा 80 ग्राम एक्टिव मास थोड़ी सिर्फ जो हिस्सा ले रहा है ना रिएक्शंस के अंदर, सिर्फ आप उसी को एक्टिव मास का नाम देते हैं। और ये एक्टिव मास कंसंट्रेशन फॉर्म में भी शो करते हैं, ये एक्टिव मास प्रेशर फॉर्म में भी आप शो करते हैं, ये एक्टिव मास आप मोल फॉर्म में भी शो करते हैं, ये एक्टिव मास आप मोल फ्रैक्शन फॉर्म में भी क्या करते हैं कि शो करते हैं। तो कंसंट्रेशन से बराबर होता है N अपान में V के। उस वक्त केसी का जो आप यूनिट्स यूज करेंगे एक्टिव मास का, वो आप यूज करेंगे मोल पर डीएम क्यूब, आप क्या करेंगे यूनिट्स यूज करेंगे कंसंट्रेशन फॉर्म में। अगर प्रेशर फॉर्म में आप यूज करें तो आपके पास एटीएम, यहाँ पास्कल, यहाँ किलो पास्कल, यहाँ हमारे पास बार, यहाँ हमारे पास टार, यहाँ मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, कोई भी आप प्रेशर वाला यूनिट्स यूज कर सकते हैं। मोल तो एक हमारे पास खुद यूनिट्स होता है मोल, और मोल फ्रैक्शन हमारे पास एक कंसंट्रेशन होती है एक अपॉन टाइम में। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द केसी, केसी क्या होता है। अब मैं कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं कि व्हाट इज द केसी, केसी हम किसको कहते हैं, और केसी के हिसाब से 6-7 एमसीक्यूज हमसे पूछे जाते हैं। केसी का रिलेशनशिप जो होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहले केसी हम किसको कहते हैं, इट इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये एक हमारे पास क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो आप एक वैल्यू मेजरमेंट्स करते हैं कैसी, जो एक रेशो होता है किसका, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, आप उसको नाम दे किसका, एज अ केसी का नाम देते हैं। नंबर 1 पॉइंट्स होती है कि द वैल्यू ऑफ केसी, ये जो हमारे पास वैल्यू होता है किसका, केसी का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है और किसके ऊपर इंडिपेंडेंस होता है, मतलब किसके ऊपर डिपेंड्स नहीं करता, डिपेंड करता है ओनली टेम्परेचर के ऊपर। आप टेम्परेचर का वैल्यू चेंज करेंगे तो जो हमारे पास केसी का वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी ये जो केसी का वैल्यू है वो डिपेंड्स करता है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ डिपेंड्स करता है। उसके बाद ये जो केसी का वैल्यू होता है वो इंडिपेंडेंस होता है कंसंट्रेशन के ऊपर, ये प्रेशर के ऊपर, ये वॉल्यूम के ऊपर क्या होता है कि इंडिपेंडेंस होता है। मतलब आप ऐसे समझें कि अगर जब रिएक्शन एक डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंच गया, उस डायनामिक इक्विलिब्रियम के पहुंचने के बाद जो आपने उसकी केसी का वैल्यू फाइंड आउट किया, अब आप रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन को चेंज करें, प्रेशर को चेंज करें, वॉल्यूम को चेंज करें, केसी के अंदर कोई भी चेंजिंग्स नहीं आती, वो हमेशा क्या होता है कि कांस्टेंट होता है। वो सिर्फ डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है कि डिपेंड्स करता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि केसी का यूनिट ऑफ केसी। देखें कि केसी का यूनिट होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड्स करता है। कि अगर आपके पास में 3 रिएक्शंस लिखता हूं, N2 प्लस में 3H2, और प्रोडक्ट्स में मेरे पास क्या है कि 2NH3 अमोनिया गैस है। दूसरा मैं लिखता हूं H2 प्लस में I2, और ये प्रोडक्ट्स में मेरे पास क्या बना, 2HI की फॉर्मेशन से। थर्ड में लिखता हूं PCl5, और इसमें से PCl3 बना प्लस में Cl2 बना। इन तीनों के रिएक्शंस के यूनिट्स क्या है कि डिफरेंट है केसी के हिसाब से। अगर मैं फर्स्ट रिएक्शंस का केसी लिखूं तो केसी इज इक्वल्स, ये NH3 अमोनिया प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट आप 2 रखेंगे, यहाँ पे N2 और यहाँ पे H2 का कोएफिशिएंट 3, N2 का कोएफिशिएंट 1 है। तो यूनिट्स लिखने के लिए केसी इज इक्वल्स, अमोनिया की जगह पे आप क्या रखें, मोल पर डीएम क्यूब रखें, मोल पर डीएम क्यूब, कोएफिशिएंट का पावर 2 हो जाएगा। अमोनिया की जगह पे कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब होता है। मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं कि ऐसे समझे कि यहाँ पे अमोनिया की जगह पे आप रखेंगे कंसंट्रेशन और पावर 2, क्योंकि हमने लिया था एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास कंसंट्रेशन को कहा जाता है, प्रेशर के हिसाब से, मोल के हिसाब से आप ले सकते हैं। अपान में N2 की जगह पे आप क्या रखेंगे, मोल पर डीएम क्यूब रखेंगे,
मोल पर डीएम क्यूब पावर में 1, और H2 की जगह पे भी आप क्या रखेंगे, मोल पर डीएम क्यूब रखेंगे और पावर 3, मतलब यहाँ पे भी कंसंट्रेशन रखेंगे पावर 1, और H2 की जगह पे भी आप क्या रखेंगे, कंसंट्रेशन रखेंगे पावर 3 रखेंगे। जब सेम टर्म्स होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो ये 2 मोल पर डीएम क्यूब है, यहाँ पे 1 और 2 मतलब 3, 1 मोल पर डीएम क्यूब इसमें कैंसिल होगा, 1 मोल पर डीएम क्यूब इसमें कैंसिल होगा, मतलब 1 में ये हो गया मोल पर डीएम क्यूब, और पावर में क्या है कि 2, ये 2 पर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी Kc इज इक्वल्स ये मोल हमारे पास, उसके बाद पर डीएम क्यूब हमारे पास, और यहाँ पे माइनस का 2, -2 यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा -6 और ये -2 हो जाएगा। दिस इज द यूनिट ऑफ Kc, किस रिएक्शंस का, इस रिएक्शंस का। अगर मैं इस रिएक्शंस का Kc का यूनिट्स रखूं H2I2 का, तो यहाँ पे Kc इज इक्वल्स H2 में, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में क्या है कि मोल, और ये पर डीएम क्यूब आपने रखा, और पावर में यहाँ पे क्या है 2 है तो आपने 2 रखा। रिएक्टेंट्स में H2 और I2 है, तो H2 की जगह पे भी आप क्या रखेंगे, मोल, और पर डीएम क्यूब आपने रखा, लेकिन पावर में 1 क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे मोल आपने रखा, डीएम क्यूब रखा, और पावर में 1 रखा। देखिए 2 ऊपर 2 नीचे है, तो एक कैंसिल एक में हो जाएगा, एक कैंसिल एक में, यानी इस रिएक्शंस का नो यूनिट, इसका यूनिट्स कोई भी नहीं बनेगा। कैसे, इसका यूनिट्स क्या होगा कि 0 हो जाएगा। PCl 5 और PCl 3 का अगर हम यूनिट्स निकालें, Kc इज इक्वल्स, आप यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो एक हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब आपने रखा लेकिन पावर 1 होगा, दूसरा भी आपने रखा मोल पर डीएम क्यूब आपने रखा लेकिन पावर 1। प्रोडक्ट्स में ये हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब आपने रखा, पावर में क्या है कि 1 है क्योंकि एक ही हमारे पास, तो एक मोल पर डीएम क्यूब एक मोल पर डीएम क्यूब में कैंसिल हो गया, बाकी बचा सिर्फ एक। तो इट मींस के Kc इज इक्वल्स मोल पर डीएम क्यूब इज द यूनिट ऑफ दिस रिएक्शन। मैंने कहा ना कि इनके जो यूनिट्स होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म में आप यूज करते हैं, वो डिपेंड्स करते हैं रिएक्शंस के हिसाब से कि रिएक्शंस आप कौन सा ले रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से यूज किया जाता है। अब इसकी कुछ और इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं Kc की, के रिलेशनशिप बिटवीन द Kc एंड Kp के साथ। Kc और Kp का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। Kp हम किसको यूज करते हैं, Kp एक हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये भी एक हमारे पास क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन से फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर में। जब आप क्या करते हैं कि प्रेशर यूज करते हैं ना, तो उस वक्त आप इसको क्या करते हैं कि Kp को यूज करते हैं, उस वक्त Kp यूज किया जाता है। अब Kc जो हमारे पास होता है वो इज इक्वल टू द Kp के, और यहाँ पे हमारे पास RT और यहाँ पे क्या होता है कि डेल्टा N हम यूज करते हैं। दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ Kc और Kp का। यहाँ पे ये जो R आपने यूज किए, ये एक हमारे पास आइडियल गैस R है, आइडियल गैस की जो हमारे पास कांस्टेंट R होती है जिसका वैल्यू आप रखते हैं 0.0821 हमारे पास फॉर्म में यूज करते हैं R का वैल्यू। जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो हमारे पास यहाँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर आप कह सकते हैं, वो आप टेम्परेचर यूज कर रहे हैं। अब इन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है, कौन सा, एक रिलेशनशिप होता है कि Kc इज इक्वल टू द Kp, Kc हमारे पास ग्रेटर देन Kp के, और Kp हमारे पास ग्रेटर देन किससे, Kc से। ये 3 रिलेशनशिप होते हैं। डायरेक्शंस बताते हैं हमें रिएक्शंस का डायरेक्शंस। अब क्वेश्चन होता है कि कैसे पता चले कि कौन से रिएक्शंस में Kc ग्रेटर होगा, Kp ग्रेटर होगा, कौन से रिएक्शंस में Kp ग्रेटर होता है या Kc ग्रेटर होता है, कौन से में दोनों बराबर होते हैं, वो आप बताते हैं इस डेल्टा N के हिसाब से, डेल्टा N के हिसाब से।
अगर इस डेल्टा एन निकालने का फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, तो आपको डेल्टा एन का वैल्यू मिल जाएगा। प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं वो रिएक्टेंट के मोल से माइनस करें। किसके? प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट के मोल से। है कि केसी ग्रेटर होता है केपी से, तो हमारे पास रिएक्शन से एक फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होता है कि रिएक्शन से एडजस्ट करता है। अगर यहाँ पे जो है वो डेल्टा एन इज इक्वल्स 0 है, तो हमने कहा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। अगर डेल्टा एन इज इक्वल्स पॉजिटिव आ जाए, तो यानी जो यहाँ पे थे केसी ग्रेटर था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो रिएक्टेंट था वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से। पॉजिटिव तब आएगा जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा हो जाए, तो उस वक्त केपी ग्रेटर होता है किससे? केसी से। उस वक्त क्या होता है? जो केपी होता है ग्रेटर देन होता है किससे? केसी से। कब? जब PCl5 को आपने ब्रेक डाउन किया PCl3 प्लस में Cl2 में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं रिएक्टेंट के, तो 2 माइनस में 1 इज इक्वल जवाब 1 आया। तो उस वक्त केपी जो होता है वो क्या होता है कि ग्रेटर देन होता है किससे? केसी से। और रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है। तो ये पॉइंट्स कुछ रिलेशनशिप के हिसाब से आपको बताए, क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ 2 का है, तो वो चीजें आपकी क्लियर हों। अब एमसीक्यूज पूछा जाता है केसी के वैल्यू जब लार्ज होता है, केसी का वैल्यू जब स्मॉल होता है, केसी का वैल्यू जब हमारे पास मीडियम होता है, उसके हिसाब से एमसीक्यूज हमसे पूछे जाते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं द वैल्यू ऑफ केसी के हिसाब से कि अगर केसी का वैल्यू लार्ज होगा, केसी का वैल्यू स्मॉल होगा, केसी का वैल्यू मीडियम होगा, अगर 1 से कम या 1 से ज्यादा या 1 से 1 तक के। तो पहली पॉइंट है जो केसी है वो प्रोडक्ट अपान में रिएक्टेंट के साथ है, यानी यहां से पता चला कि केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट एंड केसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट। ये हमें पता चला कि अगर केसी का वैल्यू जो है, केसी का वैल्यू वो क्या है कि वेरी लार्ज है, तो उस वक्त जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है कि मोर होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है।
इट मीन्स के उस वक्त जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, तभी तो वो ज्यादा बना। मोर क्या होगा कि स्टेबल होगा, जब केसी का वैल्यू क्या होगा कि ज्यादा होगा। इट मीन्स के उस वक्त हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट्स क्या होगा कि लेस रिएक्टिव होगा। वो क्या होगा कि लेस रिएक्टिव होगा, तभी तो वो हमारे पास स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी जब केसी का वैल्यू ज्यादा है तो जो रिएक्टेंट्स होता है वो रिएक्टेंट्स क्या होता है कि लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। और वो रिएक्टेंट्स जो हमारे पास होता है, जो रिएक्टेंट्स होता है वो मोर क्या होता है कि रिएक्टिव होता है। मोर क्या होगा कि रिएक्टिव होगा। तो यानी उस वक्त फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। उस वक्त जो फॉरवर्ड डायरेक्शन से वो ज्यादा फॉर्म में क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है। तो ये पॉइंट्स केसी के हिसाब से, कब, जब केसी का वैल्यू क्या होता है कि लार्ज होता है। अगर केसी का वैल्यू जो है वो स्मॉल है, वेरी स्मॉल, तो यानी स्मॉल तब होता है जब रिएक्टेंट आपके पास ज्यादा होता है। जब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है कि लार्ज फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। यानी उस वक्त जो रिएक्टेंट हमारे पास होता है वो स्टेबल होता है। तो यानी उस वक्त जो हमारा रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट्स क्या है कि लेस रिएक्टिव फॉर्म में